हेलो स्टूडेंट, मैं मोनिका आप सभी का JRF एच पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रेपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से कर रही होंगी। तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल बिजनेस के कुछ रिपीटेड टॉपिक्स, क्वेश्चन नहीं टॉपिक्स, जिसमें हम उन टॉपिकों को देखेंगे कि जो बार बार 10 सालों में पिछले आए हैं। ओके तो इस सेशन में हम उन टॉपिकों के बारे में बात करेंगे जो कि बार बार रिपीट होते आ रहे हैं और हमें पता है कि जो टॉपिक रिपीट होते हैं वो आते हैं आपके एग्जाम में। तो जैसा हमें पता है कि 10 क्वेश्चन हम एवरेज मान के चलते हैं कि आपके एग्जाम में एक यूनिट से आएंगे, तो इंटरनेशनल बिजनेस प्लस बिजनेस एनवायरनमेंट ये आपकी एक पूरी यूनिट बन जाती है। तो हम अगर एवरेज ले तो हम करते हैं कि 5 to 6 क्वेश्चन आपके इंटरनेशनल बिजनेस से आएंगे। आज मैं जितने भी टॉपिक आपको बताऊंगी अगर आप सिर्फ उनको ही पढ़ पाते हो तो भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहे हैं, वो आपके बनेंगे ही बनेंगे। इसमें से 5 to 6 इसलिए क्योंकि कोई क्वेश्चन करंट से पूछ लिया जाता है और कोई आउट ऑफ द कंटेक्स्ट क्वेश्चन भी एक आधा पूछ लिया जाता है। ओके तो बिना किसी देरी से हम स्टार्ट करते हैं अपना इंटरनेशनल बिजनेस। तो इंटरनेशनल बिजनेस है तो इसमें जो सबसे बेसिक चीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको जो आ जाता है हमारा डोमेस्टिक बिजनेस हो गया। उसके बाद आता है इंटरनेशनल के बाद आ जाता है आपका मल्टीनेशनल के बाद ग्लोबल और ग्लोबल के बाद आता है ट्रांजैक्शनल। तो इनका मीनिंग तो आपको पता ही होगा, जैसे डोमेस्टिक जो कि जैसे कोई इंडिया में ही बिजनेस कर रहा है तो वो डोमेस्टिक हो जाएगा। जो इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहा है यूएई को या फिर किसी भी दूसरी कंट्री को कर रहा है, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता हो तो वो जाता है आपके इंटरनेशनल बिजनेस में। और इसके अलावा मल्टीनेशनल बिजनेस या मल्टीनेशनल कंपनी बिजनेस जो है वो क्या करती है, वो हर एक नेशन में, अगर वो यूएसए में है तो वहाँ के कस्टमर के प्रेफरेंस और टेस्ट के अनुसार के लिए वहाँ पर प्रोडक्ट बनाएगी, अलग प्रोडक्ट बनाएगी। चाइना में वहाँ के लोगों के हिसाब से प्रोडक्ट बनाएगी, जापान में वहाँ के लोगों के हिसाब से प्रोडक्ट बनाएगी। तो हर एक कंट्री में इनका क्या होता है, का हब होता है। ओके उसके बाद ग्लोबल जो हमारा बिजनेस है वो क्या होता है, जिसमें कि या तो एक नेशन पर हम प्रोड्यूस करेंगे और डिफरेंट नेशन पर उसे बेचेंगे, नेशन पर उसे सेल करेंगे। तो ये वाइस वर्सा होता है, या फिर हम अलग अलग देशों में एक प्रोडक्ट को बनाएंगे और किसी एक पर्टिकुलर देश पर उसको बेचेंगे। और जो ट्रांजैक्शनल बिजनेस होता है उसमें क्या होता है, इसमें हमें जहाँ से जो सस्ता मिला है, जहाँ से लेबर सस्ती मिली है वहाँ से लेबर उठा लेंगे, जहाँ मटेरियल सस्ता है वहाँ से मटेरियल उठा लाएंगे, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट कम हो रही है वहाँ पर मैन्युफैक्चर करेंगे, और जहाँ पर हमें प्राइस ज़्यादा मिल रहा है, जहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है वहाँ पर हम क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। तो ये तो बेसिक है। तो सबसे पहले इनके बारे में आपको नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है इंटरनेशनल बिजनेस से, वो है इसकी थ्योरी। जैसे कि एक क्लासिकल थ्योरी होगी, क्लासिकल थ्योरी के बाद क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है कि आपके पास जो ज़्यादा है, जैसे कि अगर इंडिया के पास व्हीट ज़्यादा है तो वो व्हीट का एक्सपोर्ट करेगी, और जो उसके पास जैसे राइस अगर इंडिया के पास कम है तो वो राइस को इंपोर्ट करेगी। तो ये तो सिंपल है। उसके बाद जैसे कि अगर 2022 में मर्केंटाइज जो हमारी थ्योरी है, जो कि सबसे पुरानी थ्योरी है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया है, तो ये क्या सीधी बात करती है कि भाई आपके पास गोल्ड और सिल्वर ज़्यादा होना चाहिए। जितना गोल्ड और सिल्वर ज़्यादा होगा उतनी ही आपकी वेल्थ को ज़्यादा समझा जाएगा। और ये क्या करती थी, इंपोर्ट को ये बढ़ाना नहीं चाहती थी, बल्कि इंपोर्ट को कम और एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। लेकिन उसके बाद जो थ्योरी है, जैसे जितनी भी थ्योरी, इसकी 5 थ्योरीज इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल बिजनेस की। इसमें सिर्फ आपको नाम ही बताऊंगी, जैसे कि एब्सोल्यूट एडवांटेज। यहाँ से क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है। एक तो पूछा जाएगा ये कि इसका ऑथर कौन है, इसको दिया किसने, जैसे एडम स्मिथ की थ्योरी है। कई बार आपका जितने भी क्वेश्चन जो होते हैं
आपके क्रॉस में, तो उसमें क्या होता है, आपको सिर्फ नाम दिया होगा कि बताइए और यहाँ लेखक के नाम होंगे कि कौन सी थ्योरी किसने दी है। तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा, जैसे एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, और उसके बाद आ जाएगी आपकी, ये थर्ड होगी, फोर्थ आपकी हो जाएगी कंपेरेटिव थ्योरी, जो कि रिगार्डो की थ्योरी है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एक तो डिस्क्रिप्टिव नॉलेज होनी चाहिए, दूसरी इसके जिन्होंने दी ही है वो पता होना चाहिए। और उसके बाद इंपॉर्टेंट वन है, इन बल्कि जितनी भी ये थ्योरी है यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही है, एक ना एक थ्योरी से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या फिर इसके डिस्क्रिप्टिव वे में पूछ लिया जाएगा, या फिर सिंपल ये पूछ लिया जाएगी, बताइए कि ये वाली थ्योरी किसने दी है। और हिक्सर एंड ओही थ्योरी, और इस थ्योरी के अलग अलग नाम भी आपको पता होने चाहिए, जैसे कि इसके टू फैक्टर थ्योरी, इसी का नाम है। उसके अलावा इसको फैक्टर प्रोपोर्शनल थ्योरी कहते हैं, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी कहते हैं, राइट। तो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो पूछ लिया जाता है आपका रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले आपकी 5 चीजें पढ़नी है आपको। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत क्या आता है, उसके बाद आता है आपका फ्री कॉमन मार्केट, नहीं उसके बाद आपका कस्टम यूनियन आएगा, उसके बाद आएगा आपका कॉमन मार्केट, और आपका इकोनॉमिक मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन, और उसके बाद आ जाता है आपका पॉलिटिकल यूनियन। तो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सिंपल से आपको एक थोड़ा सा मैं बता दूं, ऐसे तो आपको शायद पता ही होगा अगर आपने पढ़ा होगा, किसमें वो कंट्री आती है जो, जैसे कि हमारा सार्क हो गया, इसमें जितनी भी कंट्रियां हैं वो मिल जाती है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू, कि जो जितने भी देश सार्क के अंतर्गत आते हैं, जैसे 8 कंट्री है, तो इनके बीच जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा वो ड्यूटी फ्री होगा बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, इसलिए ही ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनाया जाता है। और उसमें कुछ कुछ एडिशनल, जैसे आपका जो कस्टम यूनियन है वो बताती है कि इसमें, जैसे कि एफटीए में क्या है, जैसे सार्क है तो सार्क के देश ही आपस में इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं ओनली, लेकिन इसमें इंटरनल जो एक ऑर्गेनाइजेशन, जो भी एक सार्क में जितने भी सदस्य हैं वो तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्लस एक्सटर्नल भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो भी ड्यूटी फ्री होगा, वो आपका कस्टम यूनियन में आ जाएगा। कॉमन मार्केट कहती है कि इसमें एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी आएगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आएगी, कस्टम यूनियन की भी आएगी, और उसके बाद आते हैं मोबिलिटी, मतलब कि ये होता है आपके जितने भी लेबर होते हैं जो काम करने के लिए एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं, तो वो भी इसमें आ जाएंगे। उसके बाद इकोनॉमिक यूनियन में आपके ये +3 आ जाएंगे, जो ऊपर के 3 की फीचर आ जाएगी, प्लस कॉमन करेंसी होगी सबके लिए, कॉमन करेंसी। और उसके बाद आपका जो पॉलिटिकल यूनियन वो बोलता है कि आपकी वन करेंसी की पूरी वन कंट्री की, पूरा का पूरे देश क्या है, एक कंट्री है। और इसका साथ साथ इकोनॉमिक यूनियन में आपका यूरोपियन यूनियन भी आता है। अगर मैं बताने लगूँ तो बताने के लिए तो बहुत है, लेकिन हमने जो बोला है कि हम सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो अब सिर्फ टॉपिक ही बताऊंगी, नहीं तो सेशन लंबा हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट वन है, जैसे इसमें भी कुछ चीजें मैं बता दूं जहां से क्वेश्चन आते हैं, जैसे सार्क एक बता दिया आपको, उसके बाद जैसे नाफ्टा हो गया, वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नाफ्टा से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आपका यूरोपियन यूनियन से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आ सकता है जितने भी ये एशियन से आ गया, ASEAN, जिसमें कि आपका सबको आपको पता होना चाहिए, जिनमें नाफ्टा है, सार्क है, यूई है, एक तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें कौन कौन सी कंट्रीज होती है। सबसे पहले आपको कंट्री का पता होना चाहिए, और उसके बाद ये पता होना चाहिए कि
इनका हेडक्वार्टर कहाँ है। अब तो काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, लेकिन हाँ अगर मैं 10 ईयर के एनालाइज करूँ तो वहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। जैसे रिसेंट में सार्क से भी क्वेश्चन आया था। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ बन जाती है आपकी, अगर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं तो आ जाता है अब इम्पोर्टेंट टॉपिक IMF। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है IMF। जैसे कि IMF का आपको पता है कि जुलाई 1994 में आया है। तो अब देखते हैं IMF, तो आपने पढ़ा होगा इसमें कितने मेंबर है ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है मैं आपको वही बताऊंगी। इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके अंदर डिफरेंट प्रकार की जो फैसिलिटी दी जाती है। जैसे कि एक फैसिलिटी है आपकी नंबर 1 स्टैंड बाय एग्रीमेंट। यहाँ से क्वेश्चन आएगा स्टैंड बाय एग्रीमेंट नहीं अरेंजमेंट। उसके अलावा अगर दूसरी की बात करें तो दूसरा है आपका एक्सटेंड फंड फैसिलिटी। एक्सटेंड फंड फैसिलिटी और थर्ड वन है आपका जो पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी। उसके बाद फोर्थ वन है आपका इसको हम ऐसे कहते हैं पॉवर्टी रिडक्शन या फिर सिंपल में PRGF। ओके। उसके बाद जो फोर्थ है उसका अगर सिंपल फॉर्म है SRF। इसका मतलब है सप्लीमेंटल रिजर्व फैसिलिटी। सप्लीमेंटल रिजर्व फैसिलिटी। और इसका जो उसके बाद एक आ जाता है CCL, जिसका मतलब है आपका कंटीजेंट क्रेडिट लाइन। तो ऐसे ही ये 5 है, मतलब कि मैक्सिमम यही फैसिलिटी है जो कि IMF के द्वारा दी जाती है। और इसके अलावा एक है हमारा जो है ये 5th अगर रखते हैं तो 6th है एक इमरजेंसी असिस्टेंट। इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये कब इंट्रोड्यूस कब की गई IMF के द्वारा। जैसे स्टैंड बाय एग्रीमेंट फॉर एग्जांपल के लिए 1952 में दिया गया है। तो इस प्रकार से ये आपको पता होना चाहिए कि कब दिया गया है और इसके अंतर्गत इनको इंट्रोड्यूस करने का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। एक ऑब्जेक्टिव, बस ये 2 ही चीजें आपको इन सारी फैसिलिटी की पढ़नी है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। और उसके अलावा IMF हो गया और उसके साथ इंपॉर्टेंट है आपका वर्ल्ड बैंक। जैसे हमें पता है कि ब्रिटेन वुड्स के 2 ट्विंस है। कई बार सिंपली क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताइए कि ब्रिटेन वुड्स के 2 ट्विंस कौन से। तो हमें पता है कि 2 ट्विंस है, एक हमारा वर्ल्ड बैंक है, एक है आपका IMF। ओके। जो वर्ल्ड बैंक है वो 2, इसमें एक आ जाता है हमारा IBRD, एक आ जाता है हमारा IDA। ये दोनों क्या है इसके, इन दोनों को मिलकर बनता है हमारा, सॉरी यहाँ पर IDA है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो ये क्या दोनों है वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत आते हैं, दोनों इसके पार्ट हैं वर्ल्ड बैंक के। तो क्वेश्चन सिंपल आपको ईबीट से पूछा जा सकता है, IDBS से पूछा जा सकता है। और इसके अंदर कुछ वर्ल्ड बैंक के ग्रुप है, इसके अंदर वर्ल्ड बैंक के बारे में हम पढ़े तो IDBI जैसे IBRD बिल्ड IDBE। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट आपको इसमें पढ़ना है मीगा का मतलब है आपका मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और उसके बाद आ जाता है आपका ICID, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो इनको आपको एक बार पढ़ कर जाना है कि ये कब दी गई है। और एक हमारा इसमें इंपॉर्टेंट है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो इसमें एक पता होना चाहिए कि कब इंट्रोड्यूस हुई। जैसे IFC 1956 में, मीगा आपका 1998 में हुआ है इंट्रोड्यूस और ये 1966 में हुआ है। और IBID 1945 में और जो IDA है ये हुआ है 1960 में, राइट। ये आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा आपको पढ़ना है इसके ऑब्जेक्टिव, आखिर इनको इंट्रोड्यूस करने का वर्ल्ड बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, बस ये 2 चीजें यहाँ से पढ़ लो। अगर
IMF से क्वेश्चन आए तो वो आपका इन फैसिलिटी से आएगा, वर्ल्ड बैंक से आएगा, तो क्वेश्चन यहीं से आएगा। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक और IMF के अपनी फीचर्स ऑब्जेक्टिव पर लेने एक बार। उसके अलावा जो आएगा आपका इंपॉर्टेंट चीज है इसके आगे, WTO, गेट या WTO। गेट से तो क्वेश्चन नहीं आता आपका, जैसे कि पता ही हमें कि गेट के बाद ही आपका क्या आया है, WTO। तो हम सिर्फ मेन पर फोकस करते हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है। जो WTO सबसे पहले जो सिंपल क्वेश्चन आता है, इसकी जितने भी इससे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे इसका जितनी बार इसकी जो सम्मेलन हुई है गेट की, जैसे कि कोई भी, जैसे धोआ राउंड हो गया, जितने भी इसके राउंड है उनको पढ़ कर जाना है। राउंड से कोई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते, आपके पास सीक्वेंस बनाया होगा, बताइए कि इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप जो जितने भी WTO के राउंड को लिखे। जैसे एक हमारा धोआ राउंड हो गया जो 2002 में आया है। उसके अलावा जो कनेडी हो गया, उसके बाद आपका जनेवा राउंड हो गया। ऐसे जितने भी हमें पता है कि 8 राउंड है, जो 8th राउंड जो कि हमारा, जिसके बाद हमारा क्या बना है, उरुग्वे जो 8th राउंड था, उसके बाद हमारा WTO बना है। तो गेट उससे पहले के 8 राउंड और उसके बाद जो 2002 में हुआ धोआ राउंड। तो ये आपको पढ़कर जाना है। यहाँ से WTO से यहीं से क्वेश्चन आएगा। इससे रिलेटेड जो है हमारा इंपॉर्टेंट, वो आपका ट्रिप्स और ट्रिम्स, जो कि WTO का ही पार्ट है। ट्रिप्स और ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट और ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल मेजरमेंट। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका। उसके बाद जो आपका बच जाता है इंपॉर्टेंट चीजें, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ BOP। यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका, इसके करंट अकाउंट में क्या क्या आता है और कैपिटल अकाउंट में। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका जो आता है। यहाँ से आपका ज्यादा करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से आता है, कन्वर्टिबिलिटी से क्वेश्चन आता है। ओके, तो ये तो हो गया। अब इसके अलावा कुछ बच गया हो तो मैं आपको बता दूं। इसके अलावा आपका मैक्सिमम यही चीजें बार बार पूछी जाती है, बार बार। जैसे मैं इसमें कुछ आपका जो मोर इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो है एक आपका बैंड, जो भी इसके बैंड वैगन इफेक्ट्स किसे कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद आता है आपका, जैसे तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ मैं ऐसा कैसे भूल सकती हूँ कि इंपॉर्टेंट वन तो आपको नहीं बताया। FDI से क्वेश्चन रिसेंट में भी पूछा गया है। ओके, FDI में आपको पता होना चाहिए कि 2 रूट होते हैं FDI के, एक ऑटोमेटिक रूट होता है और एक होता है गवर्नमेंट रूट। ओके, तो आपको दोनों पढ़ कर जाना है कि ऑटोमेटिक रूट और गवर्नमेंट किन के लिए, किन क्षेत्रों में FDI करने के लिए हमें गवर्नमेंट रूट से जाना पड़ेगा और किन में हम ऑटोमेटिक रूट से सिर्फ जा सकते हैं। और जैसे कि अगर हमें गवर्नमेंट रूट से जाना है तो कितने % तक हम FDI उस क्षेत्र में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई 74 हम कर सकते हैं, किस में हम 100% FDI कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए FDI से। और सिंपल सी अगर आपको FPI, जैसे कि फॉरेन, ये हो गया FDI और FPI, इन दोनों से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा कोई बच गया होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मैक्सिमम मुझे यही लगते हैं, यहीं से बार बार जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो आपको पता हो, जो करेंसी आर्बिट्रेज किसे कहते हैं, ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है। आर्बिट्रेज, जैसे कि हमने सबसे पहले आर्बिट्रेज तो हमने मोदी, ग्लेन एंड मिलर की उसमें ही पढ़ा था, जो उन्होंने कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी दी थी, उसमें भी आर्बिट्रेज का वर्णन है। तो सेम वही है कि हाँ, हम एक करेंसी से दूसरी करेंसी तक जाते हैं। उसके बाद मैक्सिमम यही है जो मिसलेनियस टॉपिक है इसके बाद, जो कि हर बार अलग अलग पूछ लिए जाते हैं। ओके, अगर आप, मैं कहती हूँ ना कि अगर आपने 100% पूरा नहीं पढ़ा, अगर आप 80% भी पढ़ कर जाते हो और उसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाते हो, तब भी आपके एग्जाम को क्लियर करने के चांस 100% ही होते हैं। ओके, तो
ये इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप इन्हीं टॉपिकों को भी पढ़ कर जाते हैं, इसके अलावा इंटरनेशनल बिजनेस का कुछ नहीं पढ़ते, तो भी आप इसमें अच्छे नंबर ला सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास 5 ही क्वेश्चन इससे आने वाले हैं और ये टॉपिक इनफ है जिससे 5 क्वेश्चन आएंगे। ओके, हो सकता है कि हाँ थोड़ी कमी हो, लेकिन मैं बोल रही हूँ ना कि 100 नहीं तो कम से कम 80 तो हम करके जाएंगे अगर हमने कुछ भी नहीं किया है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने सेशन पढ़ा हो, यहाँ तक अगर देखा है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। पता है जब आप एक सब्सक्राइब करते हो तो मेरे चेहरे में इतनी बड़ी स्माइल होती है, राइट, इतनी बड़ी, ये थोड़ी स्माइल नहीं, इतनी बड़ी स्माइल होती है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। इससे मेरा मोटिवेशन और मोरल दोनों बढ़ता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब हम कल मिलेंगे नई यूनिट के साथ।